नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबर में सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो वैक्सीनेशन के बारे में कल हमारे पास कोई किसी आधिकारिक प्लान की जानकारी नहीं है वैक्सीनेशन को लेकर कल। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से या फिर बादरा तहसील स्वास्थ्य विभाग से जैसे इस प्लान के बारे में कोई योजना बनेगी तो हम आपको पूर्व में इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। और दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बादरा आसपास की खबरों के बारे में भी और मंडी के भाव भी आज ताज़ा आपको बताएंगे और मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। और आज दोस्तों चर्चा करेंगे बादरा के एक ज्वलंत मुद्दे पर जो पिछले 2-3 दिनों से बादरा कस्बे के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है और उसको लेकर माहौल एक प्रकार से गर्म है। दोस्तों, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे नाबालिग के ऊपर जिस प्रकार की क्रूरता और बर्बरता हुई उसको लेकर हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं आसपास की खबरों के बारे में। दोस्तों, आज 24 सितंबर और आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है रासलाना गांव के और डुंगराना मंडल के भाजपा जो अध्यक्ष है मंडल के भीम सिंह फड़ोलिया द्वारा ये ज्ञापन दिया गया। और दोस्तों, ज्ञापन में भीम सिंह फड़ोलिया द्वारा लिखा गया है कि हरिजन चौपाल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बस स्टैंड के ऊपर नज़दीक है रासलाना गांव में दोस्तों, उस पर दबंगों का कब्जा हो गया है, अतिक्रमण हो गया है। उसको हटाने को लेकर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड कार्यालय को ये ज्ञापन दिया गया है। और ज्ञापन में ये भी बताया गया है कि दोस्तों 1996 से ही मैन बस स्टैंड पर रासलाना में जो है सरकार द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया, इस सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया गया और प्रभावशाली लोगों द्वारा इस पर जो है अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसको लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में भी भारी आक्रोश है। दोस्तों, उस पर अतिक्रमण हटाने की एक प्रकार से गुजारिश सरकार से की गई है। तो इसके अलावा दोस्तों, मैं अन्य खबरों के बारे में बताऊं तो महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ व्याख्याता रिटायर्ड अध्यापक भूप सिंह यादव द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री राहत कोष में 5100 रुपये का योगदान दिया गया है, एक सहायता राशि भेजी गई है। ये खास इसलिए है ये खबर दोस्तों क्योंकि मैं आपको बताऊं तो ये महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय में कार्यरत एक रिटायर्ड अध्यापक है, टीचर है। लेकिन दोस्तों, उनकी शख्सियत का अंदाज़ा, उनकी नेकियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि पिछले 20 वर्षों से लगातार रिटायर्ड अध्यापक भूप सिंह जी यादव द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में ये सहायता राशि लगातार भेजी जा रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे क्षेत्र के किसी एक नेक अध्यापक द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में इस प्रकार से 2 दशकों से 20 साल से भी कहीं अधिक से लगातार ये राशि इस प्रकार से भेजी जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा अन्य घटनाओं का मैं चर्चा करूँ तो आज हम सीधी समीक्षा करेंगे अब उसी विषय पर, नाबालिग के साथ हुई एक प्रकार से बर्बरता और ऐसी बर्बरता जिसको लेकर दोस्तों बादरा कस्बा ही नहीं, आसपास के कस्बे ही नहीं, पूरा जिला ही नहीं, पूरे राजस्थान में इसकी चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये 21 सितंबर की घटना है दोस्तों, देर शाम को ये प्रकाश में आई थी और एक 14 वर्षीय नाबालिग प्रिंस के साथ ये घटना घटी है। और ये घटना इतनी दर्दनाक यातनाओं वाली है कि इस घटना का जो 4 वीडियोज वायरल हुए दोस्तों, उनको देखकर ही एक प्रकार से सिहर उठते हैं लोग। और उस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो 10 या 15% भी नहीं है जितना वीडियो में दिखाया गया है, उससे कहीं अधिक यातनाएं इस बच्चे को दी गई है। उसके गुप्तांगों पर इस प्रकार से चोटें की गई है दोस्तों, यहाँ बताना, उन शब्दों में बताना हमारे लिए उचित नहीं है और आपको हम वो बता नहीं पाएंगे क्योंकि और ना ही ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी 4 वायरल वीडियोज़ में है।
तो कुल मिला के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो वीडियो वायरल है और जिसमें एक प्रकार से यातनाएं दी जा रही है, वो यातना 10 या 15% से ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन वीडियोस को देखकर भी लोगों में भारी आक्रोश है। और दोस्तों, इसको लेकर कल 23 तारीख को जिस प्रकार से युवाओं में आक्रोश भड़का और भारी मूसलाधार बरसात के बीच, दोस्तों कल मैं आपको जानकारी दूं तो 3 और 4 घंटा के दौरान लगभग 90 मिलीमीटर बरसात बादरा में एक साथ दर्ज की गई और पूरा शहर एक प्रकार से डूबने के कगार पर आ गया। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी यहाँ व्यापारियों को और घरों में दोस्तों सामान भीग जाने से, बर्बाद होने से हुआ है। इसके अलावा दोस्तों उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, फसलें किसान की, नरमा, कपास, मूंग की करोड़ों रुपए की फसलें भी दोस्तों बर्बाद हो चुकी है। तो कितना नुकसान इस भादरा आसपास के इलाकों में हुई ज़बरदस्त बरसात से हुआ। और ऐसी बरसात में मेरे कहने का तात्पर्य जो था वो आप उसका भाव उसका समझिएगा। ऐसी मूसलाधार बरसात में भी युवाओं का सैलाब बादरा की सड़कों पर निकला और दोस्तों मूर्ति चौक होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और वहां जाकर ज्ञापन दिया गया और जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए कहा गया। और इसके बाद में पुलिस थाने का घेराव किया गया। जो दोषी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए उनको गिरफ्तार करने की मांग की जाने लगी। तो अब तक इस मामले में क्या हुआ है मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, इस विषय में जो एफआईआर दर्ज कर ली गई 21 सितंबर को, लेकिन 23 सितंबर को सुबह तक भी जब आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो लोगों का एक प्रकार से आक्रोश भड़क गया। और 23 सितंबर को एक घटना हुई, सुबह परस्पर विरोधी मुकदमा एक दर्ज किया गया था सीआई कविता पूनिया द्वारा। और वो मुकदमा था लड़की के साथ छेड़छाड़ का और लड़की को ब्लैकमेलिंग करने का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। जो मुकदमा जो लड़के को पिटाई कर रहे थे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, वो एक लड़की का पिता है दोस्तों, उसके चाचा ने वो मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे भाई की लड़की के साथ और प्रिंस व 4-5 अन्य युवकों द्वारा जो है ब्लैकमेलिंग की जा रही थी और उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, उसको सताया जा रहा था। इस प्रकार का मुकदमा दर्ज हुआ। और जब आरोपियों की ऐसा जघन्य अपराध दोस्तों, उसके वीडियो पूरे राजस्थान में वायरल हो रहे थे और लोगों ने देखे और एक प्रकार से दबाव जो है पुलिस प्रशासन पर रहने, पूरे लोगों पर, पूरे महकमों पर ये दबाव बनता जा रहा था कि इस प्रकार की यातनाएं, क्रूर यातनाएं एक नाबालिग बच्चे को दी गई, उसके बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना, ये एक दबाव बना। और दोस्तों हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भी लोगों ने दबाव बनाया और लोग वहाँ पहुँच गए थे एसपी कार्यालय में और जिला कलेक्टर के कार्यालय में, तो वहां से भी एक दबाव मेंटेन हुआ। और भादरा कस्बे में दोस्तों बरसात के समय भी युवाओं का सैलाब जो है जिस प्रकार से उपखंड कार्यालय पहुंचा और उसके बाद में थाने का घेराव किया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। तो उसके बाद में तत्परता से 2-3 कार्य प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा किए गए दोस्तों। एक तो ये था कि मामले में ढीला मस्ती करने के लिए, देरी करने के लिए, लापरवाही करने के लिए सीआई कविता पूनिया को निलंबित कर दिया गया तत्काल प्रभाव से एसपी महोदया द्वारा। तो दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ, भादरा पुलिस को निर्देश दिए गए और तत्परता से कार्रवाई की गई और मुख्य जो आरोपी वीडियोज में दिखाई दे रहे थे जीतू मानस, उनको गिरफ्तार किया गया, पकड़ के लाया गया। उसके बाद में जो भीड़ थाने का घेराव कर रही थी उनको दोस्तों आश्वासन दिया गया पुलिस द्वारा कि हमें 24 घंटे का आप समय दीजिए, जैसा आज 24 तारीख को शाम तक का समय दीजिए, हम सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। दोस्तों 5 इसमें वीडियोस में दिखाई देने वाले युवक हैं और इसके अलावा भी 3-4 अन्य के भी नाम हैं। तो वो कौन है, क्या है, ये तो पुलिस का मामला है, जांच का विषय है। तो दोस्तों इसके बाद में अब अगर मैं चर्चा करूं तो 2 गिरफ्तारी अभी तक पुलिस द्वारा दिखाई गई है। शुभम जांगिड़ को भी कल देर शाम को गिरफ्तार किया गया था और जीतू मानस को पहले ही गिरफ्तार
कर लिया गया। इसके बाद में 2 के और गिरफ्तार होने की चर्चाएं हैं, लेकिन अभी तक वो राउंड अप या एक बार अभी तक उनको दिखाया नहीं गया, उनकी गिरफ्तारियां नहीं की गई है, ऐसी चर्चाएं कस्बे में अभी चल रही है। तो कुल मिला के दोस्तों मामला ये था, और मुख्य आरोपी को अभी जो है गिरफ्तार है और थाने में है। कब उनका चालान किया जाएगा, कब उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा कब की जाएगी, किस प्रकार से की जाएगी। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये घटनाक्रम हुए। उसके बाद में कल 23 तारीख को गांधी पार्क में जिस प्रकार से बड़ी मीटिंग हुई थी और सभी सर्व समाज के लोगों की मीटिंग हुई और बड़ी संख्या में यहाँ दोस्तों लोग इकट्ठे हुए और सभी ने जो है 1 घंटे की मीटिंग के अंदर काफ़ी लोगों ने यहाँ संबोधित भी किया और लोगों का आक्रोश दोस्तों, इसके लिए हमने अलग से वीडियोस डाले हैं। आप अगर देखना चाहें तो साफ संदेश के चैनल के ऊपर अलग अलग ये वीडियोस पूरी घटना को इंगित करते हुए डाले गए हैं। आप आराम से इसको देख सकते हैं और पूरे घटनाक्रम को और पूरे जो दिन भर घटनाक्रम हुए उसको आप समझ सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों ये कार्रवाई पूरे दिन भर की गई और जिस प्रकार से आज हम देखें कल की घटनाओं के बाद एक प्रकार से कस्बे में उबाल था और सीआई कविता पूनिया को भी कल निलंबित किया गया था और 2 युवकों को एक प्रकार से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। आज एक प्रकार से शांति कस्बे में दिखाई दे रही है। मामले को लेकर कहीं सुगबुगाहट नहीं है, सिवाय सोशल मीडिया पर पोस्टों के। उसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कहीं ये शांति जो है किसी तूफान की ओर इशारा तो नहीं कर रही, इंगित तो नहीं कर रही दोस्तों। इसको लेकर प्रशासन को, पुलिस को, सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मामले की गंभीरता को समझना प्रशासन के लिए बहुत ज़रूरी है और आम लोगों के लिए इस मामले की गंभीरता को समझना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ दोस्तों मैं अगर आपको कहूँ तो कुछ नोट करने वाली बातें भी है, इसके ऊपर भी विस्तार से जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया का मैंने अभी जिक्र किया, आज क्या पोस्टें चल रही है सोशल मीडिया पर, कुछ लोगों द्वारा एक प्रकार से जातिवाद का रंग इस मामले को, प्रकरण को पूरे को दिया जा रहा है दोस्तों। वो नहीं होना चाहिए। उसको लेकर भविष्य में भादरा कस्बे में माहौल और ज़्यादा खराब हो सकता है। इसको जातिवाद का रंग किसके द्वारा दिया जा रहा है, क्यों इसको जातिवाद का रंग दिया जा रहा है दोस्तों। ऐसी घटनाएं किसी भी समाज के युवक के ऊपर या युवती के ऊपर हो सकती है। ऐसा जघन्य अपराध किसी भी नाबालिग के ऊपर हो सकता है और किसी भी धर्म वर्ग के लोगों के घर में, परिवार में इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। तो इसको जातिवाद से देखा जाना कतई उचित नहीं है। ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला बहुत जघन्य अपराध हम इसको मान सकते हैं और इसको जघन्य अपराध की ही श्रेणी में देखा जाना चाहिए। और ये मामला है उसको इंसानियत की नज़र से देखा जाना चाहिए। कुछ लोग दोस्तों बेटी को लेकर पोस्टें कर रहे हैं और बेटी को लेकर जो पोस्टें कर रहे हैं एक प्रकार से मामले के ऊपर ध्यान भटकाने की इसमें एक प्रकार से कोशिश हो रही है, एक नाकाम सी कोशिश हो रही है। क्योंकि दोस्तों जिसने अपराध किया है, वीडियोस पूरे राजस्थान में कहाँ कहाँ वायरल हो चुके हैं और वो वीडियो समय अपराध की विभीषिका को बता रहा है दोस्तों, और कैसा अपराध हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया, इसके ऊपर आप ज़रूर गौर कीजिएगा। जिस प्रकार की हरकत युवक के साथ, नाबालिग युवक के साथ की गई है, वो 10 से 15% से ज़्यादा वीडियोज़ में नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा इसके गुप्तांगों के साथ दोस्तों क्रूर एक प्रकार से हरकतें की गई है और इसको रोड से इस प्रकार से इसको नपुंसक बना देने की। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, मेडिकल रिपोर्ट जो है इस मामले में बहुत अहम साबित होने वाली है आगे। और जिस प्रकार से बच्चे की तबीयत, वर्तमान में बच्चे का स्वास्थ्य है, वो भी कहीं कोई ज़्यादा अच्छा नहीं बताया जा रहा है। तो अंदरूनी बहुत बड़ी बड़ी चोटें डॉक्टर द्वारा बताई जा रही है, ऐसी सूचनाएं हमारे पास आ रही है। अगर ऐसा होता है तो मामले की गंभीरता को देखना चाहिए। और ये विषय दोस्तों पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हम इसको किसी प्रकार से प्रभावित करने की ना तो इच्छा रखते हैं और ना ही किसी प्रकार से हम इसको प्रभावित करना चाहते हैं। तो कुल मिला के जो लोग सोशल मीडिया पर एक प्रकार से
पोस्ट कर रहे हैं। जो मुख्य आरोपी जीतू मानस दिखाई दे रहा है उसकी फोटो डालकर कि हम जीतू मानस के साथ हैं और हाँ हम भी एक बेटी के बाप है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, हर घर में, हर परिवार में कहीं ना कहीं एक बेटी का बाप आपको मिल जाएगा और हर परिवार में और हर एक घर में कहीं ना कहीं बेटे का बाप आपको मिल जाएगा। और ऐसे लाखों करोड़ों परिवार आपको मिल जाएंगे जिस घर में बेटी और बेटे के बाप एक ही मिल जाएंगे, एक ही बाप की दोनों ही ये बेटी और बेटा मिल जाएंगे। तो क्या दोस्तों, बेटी को और बाप को दोस्तों यहाँ समानता का मामला है। बेटी को समाज में किसी प्रकार कम नहीं आंका जा रहा है और ऐसा सम्मान बेटियों को सरकारें भी दे रही है और बहुत सी योजनाएं हैं, संस्था है, सामाजिक संगठनों के लोग हैं और आम आदमी भी दोस्तों ऐसी पोस्टें भी करता है और ऐसी इच्छाएं, ऐसे कार्य भी करते हैं। बेटियों को सम्मान दोस्तों सर्वप्रथम है और बेटियों को सर्वप्रथम ये मुद्दा दोस्तों इसलिए अहम है कि बेटियों को सम्मान देने की हमारी भावना इसमें झलकती है। लेकिन क्या बेटी की किसी इस प्रकार के मामले की आड़ में किसी नाबालिग के ऊपर हुए जघन्य अपराध को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, करते हैं, या फिर इस मामले को आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे? तो ये कतई हमारा संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है, हमारा समाज इसकी इजाज़त नहीं देता है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो इस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं उन लोगों की भी पहचान होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अपराध कैसा भी हो अपराध है, उसके लिए हमारे कानून में सजाएं निहित है और उसके लिए मापदंड जो है वो प्रस्तावित है और हर एक पॉइंट के पीछे उस एक्ट में, उस प्रावधान में एक एक चीज बारीकी के साथ विस्तार से लिखी गई है। किन शब्दों का किन जो जुर्म सजा है, जो यातनाएं दी गई है उसके लिए सजा निर्धारित है। जुर्म किस प्रकार का बनता है, कौन सी धारा कहाँ किस प्रकार से लगानी है, इसका पूरा एक प्रकार से खाका हमारे संविधान में दिया हुआ है। तो इसकी कतई गुंजाइश नहीं है कि कोई जुर्म करे और वो बच के निकल जाए, या किसी को बचाने का प्रयास करना भी एक प्रकार से मैं कहूँगा कि जुर्म है। तो यहाँ ये मामला है दोस्तों, इसके ऊपर बात करने की इसलिए भी आवश्यकता है। बेटी से जुड़ा हुआ मामला दरअसल जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियोस में चर्चा की जा रही है, एक मोबाइल का जिक्र बार बार इन वीडियोस में आ रहा है। आपने गौर से अगर वीडियोस को सुना होगा, सभी वीडियोस को देखा होगा, तो यहाँ एक बार बार मोबाइल का जिक्र आ रहा है और एक अन्य युवक का भी जिक्र आ रहा है। मैं आपका सभी का ध्यान इसमें दिलाना चाहूँगा और पुलिस भी इसके ऊपर ध्यान दे। एक अन्य युवक का इसमें जिक्र आ रहा है बार बार कि वो युवक कौन है, क्या इसमें कोई मुख्य युवक जो है वो और है, या फिर ये प्रिंस जो है ये किसी एक प्रकार से साजिश का शिकार हुआ है, या ये कोई मेडिएटर था, या ये कोई एक बीच की कड़ी है, मुख्य कड़ी कोई और है। क्या इसको एक प्रकार से बलि का बकरा बना दिया गया या अनजाने में ये बलि का बकरा बन गया? ये बहुत से सवाल हैं और इन सवालों का जवाब पुलिस ही ढूंढ सकती है। पुलिस बारीकी के साथ इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी तो परत दर परत इस मामले से सारे पर्दे जो हैं वो हटते जाएंगे और धुंध जो है वो छंटती जाएगी और शीशे की तरह मामला जो है सबके सामने साफ और क्लियर निकल कर बाहर आएगा। दोस्तों अगर किसी चीज़ की आड़ में कोई बचना चाहता है तो वो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज की और कानून की नज़र में जो अपराध है वो अपराध है, उसकी सज़ा दोस्तों जो निहित हमारे कानून में है वो मिलनी चाहिए। और रियल मामला क्या है दोस्तों, इसके ऊपर मैं अभी बात कर रहा था। तो कुल मिला के ये लड़की का मामला है, इसमें कतई दो राय नहीं है, और ये एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी मामला है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं कुछ पॉइंटों के ऊपर भी आपसे बात करना चाहूँगा। और एक ही स्कूल में पढ़ने वाले ये बच्चों का ही मामला है। तो आजकल का आधुनिक युग, और दोस्तों हमारे घर में हर बच्चों के हाथ में हम अनायासी मोबाइल पकड़ा देते हैं और उस मोबाइल की पर क्या बच्चा सर्च करता है, मैंने कल भी विस्तार के साथ इसके ऊपर समीक्षा की थी और दोस्तों आपको बताया था कि हर अभिभावक को, हर माँ बाप को अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखनी है और
साथ में वो मोबाइल पर क्या सर्च करता है, वो गूगल में क्या सर्च करता है, वो यूट्यूब पर क्या सर्च करता है, इसके ऊपर पूरी बारीकी से नज़र रखनी है। और नज़र रखते हुए भी हमें, अगर बच्चा व्हाट्सएप या फेसबुक आदि अन्य सोशल साइटें भी चला रहा है तो व्हाट्सएप में उसके दोस्त कौन हैं और व्हाट्सएप में वो किन दोस्तों के साथ क्या बात कर रहा है। दोस्तों ये बहुत अहम चीज़ें हैं, मैंने कल भी विस्तार से आपको बताई थी। आज इसके लिए हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि सभी इतना काफ़ी है कि सभी अभिभावक और सभी माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर बारीकी से नज़र रखें। कहीं अपने बच्चों को आप अपनी अनजाने से, अपनी लापरवाही से और अपने काम की व्यस्तता के चलते, उनको समय न देने के चलते कहीं अपने बच्चे को कहीं मुश्किल में ना डाल दे और कहीं खुद भी निकट भविष्य में किसी बड़ी मुश्किल का शिकार ना हो जाए। दोस्तों इससे बचने के लिए आपको अपने व्यापार बिजनेस के अलावा भी अपने बच्चों के साथ भी समय बिताना है, उनसे बात करनी है और उनके स्कूल के साथियों के बारे में भी जानना है। उनसे बात करेंगे तो दोस्तों उनके बच्चे हैं, वो कहते हैं बच्चे मन के सत्य, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। और बच्चों से आप अगर पूछेंगे तो बच्चे आपको सब चीज़ सही सच बता देंगे। तो दोस्तों ये एक प्रकार से विषय है सतर्कता का सभी माँ बाप के लिए और सभी लोगों के लिए। तो क्या इसमें दोस्तों लड़के की ओर से एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ये मामला है, पुलिस मामले की पूरी बारीकी से जांच करे कि अन्य एक लड़का जिसका बार बार जिक्र आ रहा है वो लड़का कौन है और क्या प्रिंस मात्र इसमें एक मोहरा है, तो ये भी पता करना है। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें छेड़छाड़ का आरोप, क्योंकि घर वालों ने मुकदमा ही छेड़छाड़ का कराया है कि ब्लैकमेलिंग का कराया है, तो क्या मोबाइल किसी को दिया गया है या ब्लैकमेलिंग से लिया गया है इन नाबालिगियों को द्वारा, ये एक मामला इन्वेस्टिगेशन का है। तो क्या अगर मोबाइल दिया भी गया है तो दोस्तों ये बच्चों की नादानी है और मैं तो समझता हूँ कि इसमें बहुत ही समझदारी के साथ पुलिस को जो है फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। और बच्चे दोस्तों क्योंकि नाबालिग है, हम उनकी ज़्यादा पहचान भी जो है वो आउट नहीं कर सकते, किसी प्रकार से वो उजागर नहीं कर सकते, किसी प्रकार से उनको भविष्य में जो है किसी प्रकार की यातनाएं, परेशानी या जलालत ना झेलनी पड़े। इसके लिए इस चीज़ का सभी ध्यान रखें। और दोस्तों सोशल साइट में भी बच्चों की फ़ोटो आप अपलोड ना करें और उनकी पूर्ण पहचान जो है वो आप अपलोड ना करें। हाँ, थाने में जो केस दर्ज हुआ है वो विधिवत हम केस के बारे में जो है वो हम चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर हम बता भी सकते हैं। तो कुल मिला के इस मामले से, इस घटना के उपलक्ष्य में मैं दोस्तों उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो कि सोशल मीडिया पे एक प्रकार से अभियान चलाए हुए हैं जीतू के पक्ष में, तो वो लोग कृपया थोड़ा सा ध्यान इसमें अवश्य दें, क्योंकि दोस्तों हर घर में, मैंने पहले भी कहा कि एक बेटी का पिता हो सकता है और एक बेटे का पिता भी उस घर में हो सकता है और बेटे और बेटी दोनों का पिता भी उस घर में हो सकता है और किसी की बेटी या किसी के बेटे के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। तो इसमें समानता के रूप में आप अगर दोनों को देखें, ठीक है हम बेटियों को वरीयता देते हैं और बेटी को प्रथम माने, तो इसमें कतई कोई गलत चीज़ नहीं है। बेटियों को हम प्रथम पायदान पर रख सकते हैं, क्योंकि बेटियां जो है दोस्तों, बेटियां वाकई में एक प्रकार से भगवान की दी हुई एक ऐसी संतान हैं जो एक नहीं दो घरों को रोशनियां प्रदान करती है। तो कम से कम इसीलिए हम बेटों की बनिस्बत बेटियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में आप कतई मामले की गहराई में जाएं। जो अपराध है वो अपराध है और जिन्होंने अपराध किया उनके सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो चुके हैं और जो अपराध है उस अपराध को आप कहीं भी कम नहीं कर सकते। अगर किसी की आड़ आप लेना चाहेंगे तो वो आपको नहीं लेनी चाहिए। मामले की जांच पुलिस करेगी। आप ये कह सकते हैं कि हमारे लिए बेटी प्रथम है और बेटा बाद में है, ये चलेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगी हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ बेटी ही मायने रखती है,
बेटा मायने नहीं रखता। तो इसको लेकर जो नाबालिग बच्चे के ऊपर ज्यादती हुई है, घिनौना अपराध हुआ है, उसको आप कम नहीं कर सकते और ऐसी इजाज़त ना संविधान आपको देता है ना समाज आपको देगा। तो कुल मिला के क्या आप मात्र बेटी की आड़ में उस बेटे के ऊपर हुए अत्याचार को एक प्रकार से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप अवश्य ध्यान रखिएगा। इस चीज़ के लिए आपको आपकी पोस्ट में संवेदना भी ज़रूर झलकनी चाहिए, क्योंकि आप अगर बेटे के ऊपर हुई ज्यादती का जिक्र ही नहीं करते और मात्र बेटी को लेकर उस पिता ने जो गुनाह किया, क्या उस गुनाह को आप भूल जाएंगे? क्या कानून की नज़र में वो गुनाह नहीं हुआ? तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको साफ साफ कहना चाहूँगा और वो ये है, जिस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जित्तू मानस ने स्वयं कोर्ट बनकर और एक प्रकार से स्वयं कानून या स्वयं पुलिस बनकर जिस प्रकार से लड़के को, उस नाबालिग लड़के को सजा दी है, उसकी इजाज़त कतई किसी को भी, किसी भी बेटी के या बेटे के बाप को नहीं है। दोस्तों एक चीज़ मैं साफ साफ अगर कहूँ, ये विधायक बलवान पूनिया के कार्यकर्ता माने जाते हैं, लेकिन क्या अगर आप विधायक बलवान पूनिया के कार्यकर्ता है तो पुलिस को कहकर, पुलिस में एक प्रकार से शिकायत दर्ज कर उस लड़के को, उस लड़के के माँ बाप को पुलिस थाना में बुलाकर इस घटना का आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते थे? अगर आपकी नज़र में ये बहुत बड़ा कांड था या घटना थी और बहुत बड़ा इसमें अपराध होने जा रहा था, अगर आपको ऐसा लगा तो क्या आप पुलिस की शरण नहीं लेनी चाहिए थी? जो तरीका बहुत बढ़िया और सामाजिक हो सकता था और उससे उस लड़के के बाप को भी उसकी घटनाओं का पता लग जाता, उसकी हरकतों का पता लग जाता, तो वहाँ लड़के के ऊपर कंट्रोल भी होता और मामला भी एक प्रकार से सामाजिकता के साथ हल हो सकता था। तो आपने ऐसा नहीं करके स्वयं कोर्ट और स्वयं कानून पुलिस बनकर उस लड़के को सजा दे दी और आपके पक्ष में कुछ लोग जो है पोस्ट कर रहे हैं कि हम इसके साथ है। तो क्या इस लड़के के ऊपर हुई ज्यादती को लेकर हमारे समाज में जो अब संविधान बना है और जो एक्ट बने हैं, धाराएं बने हैं, उसमें उनमें प्रावधान बने हैं, क्या वो बेकार में है? क्या भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार से संविधान की व्याख्या की और संविधान को निर्मित किया है, क्या वो बेकार है? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर आप मनन कीजिएगा कि हम किसी की सपोर्ट करने से पहले ये ज़रूर देखिएगा कि हम सपोर्ट क्या कर रहे हैं। क्या हम किसी की सपोर्ट कर कर किसी अपराध को जस्टिफाई कर रहे हैं, या हम किसी अपराध को जो बहुत बड़े स्तर पर हुआ है उसकी सपोर्ट करके किसी मामले को दबा रहे हैं? ये भी आपको सोचने वाली बात है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम है कि मामला रियल में कितनी बड़ी ये घटनाएं हैं और किस प्रकार का है। अगर बेटी के साथ जाती हुई है तो वो किस स्तर पर हुई है, किस प्रकार की यातनाएं बेटी को इसमें दी गई है। पुलिस को इस मामले से भी पर्दा उठाना चाहिए और बेटे को जिस प्रकार से युवक को यातनाएं दी गई है उसके तो वीडियोस वायरल है, लेकिन हमने आपको बताया कि वीडियोस में 10, 15, 20% से ज़्यादा अपराध नहीं दिखाई दे रहा है। उससे कहीं ज़्यादा अपराध उसके प्राइवेट पार्टों पर किया गया है। उसकी आप जो आने वाले समय में संभवतः चिकित्सकों की रिपोर्ट है उसमें भी इसकी दिखाई दे जाएगी कि उसमें सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ इस मामले का दारोमदार टिका है कि चिकित्सकों की रिपोर्टें क्या होती है और उस नाबालिग की तबीयत जो कि अभी स्थिर सी बताई जा रही है, आगे सुधार आता है हालात में कि या सुधार नहीं आता है, या उसके साथ कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चा ठीक होकर घर आना चाहिए और मामले के ऊपर पड़ा पर्दा जो है वो हटना चाहिए। तो आज की इस समीक्षा में दोस्तों इतना ही। अगर हमारी समीक्षा किसी भी एंगल से आपको ऐसा लगता है कि हमने
कहीं बेटी को कम करके आका है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप बताइएगा। और अगर आपको कहीं ये लगा है कि हमने जो वीडियोस वायरल हुए वो जो नाबालिग के साथ क्रूरता हुई है उसको कहीं कम आंका है, तब भी आप हमें इसके ऊपर कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, हमने प्रयास किया है कि जो मामले में जो दोनों पक्ष है और जो हमारा कानून है, हमारा संविधान है और धाराएं हैं, उनमें प्रावधान है, एक्ट है, उसके तहत और जो हमारी सामाजिकता है, जिस सामाजिक परिवेश में हम रहते हैं उस समाज में क्या पारंपरिक रीति रिवाजों का हम हिस्सा है और किस प्रकार से हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और सभी धर्मों के लिए ये भारत जो सर्वधर्म सम्मान का एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर ये जो देश है, लोकतंत्र है, उसकी गरिमा के अनुकूल हम नहीं है या हमारा आचरण नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज़ें सारी आपको एक प्रकार से सोचने वाली चीज़ें हैं और हमारी समीक्षा है आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं कोई गलती है तो निश्चित रूप से हम आगे आने वाले चैनल के बुलेटिनों में इसका सुधार करेंगे। और दोस्तों, अब मैं जल्दी से आपको मंडी के भाव बता देता हूं और मौसम की जानकारी भी जल्दी से आपको बताएंगे। तो आज की समीक्षा में विराम देता हूं, इतना ही। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सूरतगढ़ मंडी से। और सूरतगढ़ मंडी में गुआर दोस्तों 4,954 रुपये की अंतिम बोली आज लगी है। मूंग की अंतिम बोली 6371 और गेहूं की अंतिम बोली 1830 से 1950 रुपये लगी है, जबकि मोठ 5750 रुपये। और दोस्तों, इसके अलावा कपास 6800 से 7000, सरसों 6623 से 7480 रुपये। नौर की अगर मंडी की बोली देखें तो सरसों 7450 से 7700 रुपये, गुआर 5300 से 5729 रुपये और चना 5000 से 5129 रुपये, माफ कीजिएगा। अरंड 5500 से 5930 रुपये, जौ 1950 से 2050 और मूंग 5200 से 6250, मूंगफली 6000 से 6600 और मोठ 5500 से 7351। जबकि फतेहाबाद मंडी में अगर नरमा देखें तो 6200 से 6800 और कपास देखें तो 6100 से 6600 रुपये। हनुमानगढ़ में सरसों देखें तो 7800 से 8080 और एलनाबाद में नरमा देखें तो 6200 से 7000 की बोली लगी है और कपास की बोली 6300 से 6581 रुपये की लगी है। ग्वार की बोली 4100 से 5500 रुपये की लगी है। सरसों में 7500 से 7664 तक की बोली लगी है और चना में 4800 से 5000 की बोली लगी है और गेहूं में 1811 से 1841, जौ में 1935 और मूंग में 4100 से 6500 और मूंगफली में 4200 से 5700 तक की अंतिम बोली लगी है। विजयनगर मंडी में कपास 4700 से 6131 और बाजरा 1300 से 65 रुपये और ज्वार 1650 से 1760 और मूंग 4925 से 6591। और इसार मंडी का जिक्र करें तो सरसों 7850 से 7900 रुपये और सिरसा मंडी का जिक्र करें तो यहाँ गुआर 5000 से 5475 और नरमा 6000 से 6926, कपास 6200 से 6800 और सरसों 7710 तक की बोली सरसों में लगी है। तो दोस्तों, आज के मौसम की मिजाज की जानकारी आपको देते हैं। कल दोस्तों भारी बरसात हुई थी और किसानों का बड़ी संख्या में नरमा, कपास और मूंग की फसलें तबाह हुई है। और 24 सितंबर को आज दोस्तों 24 सितंबर को शाम को भी मौसम कैसा रहने वाला है, आज जब 7 बजे का समाचार आप सुन रहे हैं तो दोस्तों यहाँ मौसम अभी भी बादल बरकरार है और ऐसा लग रहा है कि बरसात होने वाली है। लेकिन 2.2 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा रात्रि को भी दी हुई है और 7 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी उम्मीद है। दोस्तों, यही हवा जो कम चल रही है ये कारण हो सकता है बरसात आने का भी। और तापमान 27 से 31 डिग्री का रात्रि को रहने की संभावना है। दिन में आज 32 डिग्री तक तापमान रहा है। और वायु दाब अगर देखें दोस्तों, कल का अगर देखें 25 सितंबर का वायु दाब मैं आपको बताऊं तो दोस्तों कल भी बरसात की हल्की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और वायु दाब जो बना हुआ है 984 से 987 HPA तक दोस्तों, ये कारण हो सकता है एक बार फिर से बरसात का भी। लेकिन भारी बरसात की चेतावनी यहाँ मौसम विभाग द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन कल दोस्तों बगैर चेतावनी के हमारे इलाके में एक प्रकार से जिस
तरह से भारी बरसात हुई थी उससे सभी अचंभित है और एक प्रकार से मौसम विभाग पर ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि भारी बरसात की चेतावनी मौसम विभाग ना दे और भारी बरसात होकर फसलें तबाह हो जाए। तो किसानों में इसको लेकर ज़रूर निराशा रही होगी, लेकिन किसानों में आपको सभी को बताऊं तो कल का मौसम भी एक प्रकार से बरसात की हल्की आशंकाएं व्यक्त करने वाला है और भारी उठा पटक वाला मौसम विभाग द्वारा नहीं बताया जा रहा है। कल तो ना आंधी है, ना किसी प्रकार की तेज़ हवाएं हैं और ना भारी बरसात की कल संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो ये था दोस्तों आज के और कल के मौसम का मिजाज, मौसम का अनुमान। तो दोस्तों आज के 7 बजे के समाचार में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।